टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में विगत बीते दिनों सपा जिलाध्यक्ष द्वारा एमआईएम को बी पार्टी बताने और साथ ही एमआईएम को बी पार्टी के साथ साथ बताने के सीमांचल में भी चुनाव बीजेपी को जिताने का आरोप लगाया था सपा ने, जिस पर अब एमआईएम लीगल सेल के अध्यक्ष आरिफ इकबाल ने पलटवार किया है और साथ ही बीजेपी को खड़ा करने में सपा की अहम भूमिका बताई है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है आरिफ इकबाल का। सन 99 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब एक वोट से गिर गई थी और एक वोट हैदराबाद के मरहूम सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब ने केंद्र सरकार के खिलाफ वोट दिया था, सरकार गिर गई। और 99 में जब सोनिया गांधी 253 सांसदों की लिस्ट लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंच गई और समाजवादी पार्टी अपने 20 सांसदों की लिस्ट को लेकर नहीं दिया समर्थन, अगर समर्थन देती तो दोबारा देश में मध्यावधि चुनाव नहीं होता। और 99 में मुलायम सिंह यादव की वजह से 99 में मध्यावधि चुनाव हुआ और 99 से 2004 में जो भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार का जो कार्यकाल था वो मुलायम सिंह के देन थे। साक्षी महाराज जो बाबरी मस्जिद पर पहला फावड़ा मारने का दावा करता है, उसको मुलायम सिंह यादव ने अपने टिकट से राज्यसभा भेजा था। और जो बिहार में आरोप लगाते हैं कि सरकार नहीं बनी, हम सीमांचल की 19 सीटों पर लड़े, 5 जीते, 9 पे महागठबंधन जीता, 4 पे भाजपा जीता। और जहां से तेजस्वी यादव का समाज, यादव भाजपा जदयू से आ गया था, आरजेडी का मुस्लिम कैंडिडेट था, उसको वोटिंग नहीं किया, इस वजह से वहाँ सरकार नहीं बन पाई। इसके लिए तेजस्वी यादव का समाज जिम्मेदार है, ना कि एमआईएम जिम्मेदार है। और जो आरोप लग रहा है, और जहाँ जहाँ अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ रहे, दिल्ली नहीं लड़ा, बंगाल नहीं लड़ा, जहाँ अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ते वहाँ भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। और जहाँ जहाँ चुनाव लड़ते हैं, कर्नाटक में कोई वजूद नहीं, मध्य प्रदेश में कोई वजूद नहीं, राजस्थान में कोई वजूद नहीं, जहाँ जहाँ चुनाव लड़ते सेकुलर वोटों का बंटवारा करके भाजपा को सत्ता में पहुँचाने का काम करते। इसी वजह से सीबीआई की उनके ऊपर हाथ नहीं डाल रही है। संगम नगरी प्रयागराज दशहरा बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। दशहरे के इस पर्व पर विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही मान्यता है कि मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का इसी दिन वध किया था। दशहरे के दिन शस्त्र पूजन करने की परंपरा सदियों पुरानी है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में हेवट रोड स्थित राम मंदिर में प्रयागराज जिला महानगर उद्योग व्यापार मंडल की ओर से शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों की ओर से विधि विधान से शस्त्र का पूजा अर्चना की गई। वहीं व्यापारियों ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि तराजू के साथ व्यापारी को अब शस्त्र उठाने की भी ज़रूरत है। दशहरा की दशमी के दिन असत्य पर सत्य के विजय हमारे आराध्य श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण का वध कर करा गया था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हम व्यापारी समाज ने शस्त्र पूजा संपन्न करी है और यह संदेश देने की कोशिश करी है कि व्यापारियों को भी अब मजबूत होना पड़ेगा। जहाँ पे जुल्म, जहाँ पे अत्याचार और जहाँ पे शोषण अगर व्यापारियों के ऊपर हो रहा है तो उन्हें तराजू के साथ साथ शस्त्र भी उठाने के लिए अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। शस्त्र पूजन हम लोग अरसे से करते आए हैं, संगठन की तरफ से भी और धर्म की तरफ से भी। आज आवश्यकता है समाज के प्रति सजग रह करके हर तरीके से मजबूत होने का। हमारी इच्छा है, हमारे संगठन की इच्छा है, हमारे नेतृत्व की इच्छा है कि व्यापारी समाज हर स्थिति में मजबूत रहे। ये तो शस्त्र पूजा का हर वर्ष होता है और शस्त्र पूजन हम लोगों का यही शस्त्र का पूजन होता है और दशहरे के दिन ही पूजा होता है। लीला, जहाँ रामलीला में भगवानों के किरदार निभाने वाले आर्टिस्ट की अहम भूमिका होती है, मगर साथ ही उनके पीछे मंच के काम करने वाले लोगों की भी अहम भूमिका होती है। उसी में राजेश चौरसिया जो कि प्रयागराज के रहने वाले हैं, जो कि हर रामलीला के लिए वो भगवान और आर्टिस्टों के उनके किरदार के हिसाब से तैयार करते हैं वस्त्र, और यहाँ पर हर रामलीला के लिए वस्त्र तैयार किया जाता है। बता दें पिछले 2 साल से कोविड के कारण ये कार्य बंद था क्योंकि रामलीला नहीं हो रही थी। वहीं इस बार रामलीला का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए राजेश जी को अचानक से ऑर्डर मिला, जिसके बाद वो काम में जुट गए। मगर उनका कहना है भगवान के आशीर्वाद से मैंने इस कार्य को पूरा किया। मगर प्रयागराज में 10 दिन रामलीला होती है, मगर गाँव क्षेत्र में पूरे 1 महीना रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें लोग अलग अलग गांव से आते हैं और यहां पर रामलीला के
और भगवानों के ड्रेस और वस्त्र लेकर जाते हैं। कोरोना काल में ऐसे दुकानें बंद थी 2 साल, और इस बार जब रामलीला का मंचन शुरू हुआ और सरकार तरफ से एक आदेश आया कि रामलीला होगा, लेकिन पूरी तरह से जिस दिन आदेश आया है उसके बाद रामलीला के जो कमेटियां के लोग वो मेरे पास आना शुरू किया, मेरी रामलीला होगी। तो मुझे लगा कि 2-4 जगह हो, लेकिन सब ही जो भी रामलीला का मंचन कराते थे वो लोग आना शुरू किया। लेकिन इस बार समय से हम सामान तैयार नहीं कर पाए, लेकिन राम काज ने फिर भी उनका काम पूरा हुआ और अच्छी तरह से हुआ। और संगठन के जो भी पदाधिकारी जहाँ भी जिस तरह के थे वो लोग तन मन धन से हमारे पास आते थे और अपना काम कराने के लिए पूरी तरह से वो तैयार रहते थे। लगभग 22 सालों से मैं इस काम को कर रहा हूँ, और प्रयागराज में जितनी भी रामलीलाएँ होती है ईश्वर के आशीर्वाद से सारा मंचन का ड्रेस हमको बनवाना पड़ता है। विश्व खाद्य दिवस पर आज हम आपको एक ऐसी संस्था के बारे में बताएंगे जिसका नाम भी अनोखा है और कार्य भी अनोखा है। रोटी बैंक किसी बैंक की तरह नहीं है कि जहां आप रोटी जमा करें और कोई आके निकाल ले। रोटी बैंक नाम ज़रूर है, मगर इस संस्था का कार्य एकदम अलग है। जहां लोग खाना बनाते हैं शादी विवाह में या किसी त्यौहार या फंक्शन पर, जब खाना वो बचता है तो अगर वो लोग रोटी बैंक को संपर्क करते हैं, जिसके बाद रोटी बैंक के लोग वहां पहुंचकर खाने को चेक करते हैं। खाना शुद्ध साफ स्वच्छ अगर है तो उसे खुद खा कर देखते हैं, जिसके बाद वो खुद खाने को पैक कर गरीबों में ले जाकर बांटते हैं, जिससे भूखे लोग का पेट भरता है। साथ ही रोटी बैंक का एक और कार्य है, जो कोई गरीबों तक खाना पहुंचाना चाहता है तो रोटी बैंक किचन के द्वारा भी वो बनवा कर खाना बंटवा सकता है, जिससे आम गरीबों में खाना पहुंचता है। रोटी बैंक लोगों को निःशुल्क खाना देता है और रोटी बैंक का एक अपना स्लोगन भी है, रोटी बैंक का है सपना, कोई भूखा सोए ना गरीब अपना। बताते चले तेलियरगंज के रहने वाले दीपक इस संस्था को प्रयागराज में चलाते हैं और उन्होंने इसका एक ऑफिस तेलियरगंज में भी बना रखा है, जहां से वो लोगों को संपर्क करते हैं या लोग उनको करते हैं, जिसके बाद वो खाने को वितरण करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग रोटी बैंक के बारे में जानते हैं, रोटी बैंक एक ऐसी संस्था है जो बेबस, लाचार, असहाय, गरीब लोगों को निःशुल्क रात्रि भोजन उपलब्ध कराती है। यह भोजन हम शादी विवाह, शुभ अवसर, किसी भी शुभ अवसरों पे बचा हुआ भोजन जो होता है शुद्ध, साफ, स्वच्छ, जिसको हम खुद पहले चखते हैं, उसके बाद वो उस खाने को पैक करते हैं। पैक करने के बाद हम उस खाने को उन गरीब लोगों में वितरण करते हैं जो खुद बना कर नहीं खा पाते हैं। तो हमारा कार्य है रात्रि में भोजन वितरण करना। तो इस भोजन के लिए हम ना 1 रुपये किसी से लेते हैं और ना 1 रुपये किसी को देते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि रोटी बैंक एक ऐसी संस्था है जो निःशुल्क भोजन प्राप्त करती है और निःशुल्क भोजन वितरण भी करती है। तो इस कड़ी में आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन भाइयों बहनों को किसी भी शुभ अवसर पे अगर खाना बनवा कर गरीब लोगों में, असहाय लोगों में वितरण करवाना हो तो वह रोटी बैंक से संपर्क भी कर सकता है। रोटी बैंक का एक किचन भी है, उस किचन के माध्यम से हम खाना को प्रतिदिन बनाते हैं स्वच्छ साफ तरीके से और उस खाने को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं। तो रोटी बैंक का एक ही सपना, भूखा सोए न कोई अपना। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक संडी, रोटी बैंक का अध्यक्ष प्रयागराज। इमामबाड़ा नेकी बेग रानी मंडी से 1950 में स्वर्गीय रियाज हुसैन द्वारा आयाम अज़ा के आखिरी दिन भी चुप ताज़िए का जुलूस इस वर्ष भी कोविड गाइडलाइन पर अमल करते हुए नहीं निकाला गया। चुप ताज़िया जुलूस के आयोजक बशीर हुसैन की देखरेख में इमामबाड़े के अंदर ही मजलिस हुई। ज़ाकिर अहले बैत रज़ा अब्बास ज़ैदी ने इमाम हसन अस्करी की शहादत पर तफसीली मंजर पेश किया। मजलिस से पहले ज़ैगम अब्बास सोज़ व मरसिया पड़ी। गुलाब और चमेली के फूलों से सजा ताबूत, अहम जुलजना व चुप ताज़िया लोगों के दर्शनार्थ रखा गया। अंजुमन हैदरिया के नोहा खान हसन रिजवी ने गमगीन नोहा पढ़ा। वहीं दरियाबाद स्थित इमामबाड़ा अरब अली खां के तुराब हैदर की सरपरस्ती में अंजुमनों ने नोहा और मातम का आयाम अज़ा को अलविदा कहा। सन 1950 में स्वर्गीय रियाज हुसैन मरहूम ने इसको कायम किया था। ये जुलूस जो है
इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के नाम से। लिहाजा कोविड-19 के प्रोटोकॉल के फॉलो करते हुए जुलूस तकिया करबला नहीं, इमाम बड़ा मिर्ज़ा नकी बेगी में मैंने आई। आपका नाम परिचय? लगभग की 8वीं है और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। 2 महीने 8 दिन तक जो अज़ादारी का सिलसिला शुरू होता है वो आज के बाद ख़त्म हो जाएगा। आज ये ऐतिहासिक बंगला है, यहाँ से ये जुलूस यहाँ से बरामद होता था, जो अब की ये जुलूस 8वीं का नहीं निकल रहा है और यहाँ पर कोविड गाइडलाइन के अनुसार इमाम बाड़े के अंदर ही सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। यहाँ पे शबीह ताबूत, जुलजना, अलम और अमारी वगैरह सब यहाँ पे ज़ियारत कराई जाएगी कोविड गाइडलाइन के अनुसार, और मातमी अंजुमनें यहाँ पर नौहा खानी व सीना ज़नी कर रही हैं। क्या आपको मालूम है प्रयागराज जंक्शन का इतिहास? नहीं तो जानिए हमारे साथ। ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने 19वीं शताब्दी के मध्य से इस स्टेशन की स्थापना को लेकर प्रयास किया था। 1859 में इलाहाबाद स्टेशन से पहली ट्रेन कानपुर के लिए चली थी। 1864 में इलाहाबाद से हावड़ा के लिए ट्रेन की शुरुआत हुई थी। 1965 से 66 में इस स्टेशन का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया था। ईस्ट इंडियन रेलवे द्वारा बनाया गया इलाहाबाद जंक्शन अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। 164 वर्ष पुराना ये स्टेशन अब प्रयागराज जंक्शन के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज जंक्शन उत्तर भारत का पहला फंक्शनल स्टेशन माना जाता है। फरवरी 1857 में यहाँ से कानपुर की तरफ 41.8 किलोमीटर ट्रेन ट्रायल के रूप में चलाई गई थी। तभी से ये स्टेशन अस्तित्व में आ गया, लेकिन प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान इलाहाबाद से कानपुर तक का लाइन बिछाने का काम रुक गया। बाद में ये काम शुरू हुआ और 3 मार्च 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के बीच ट्रेन संचालन शुरू होने के साथ ही यात्रियों की आवाजाही शुरू हो गई। देश आज़ाद होने के बाद स्टेशन को नए सिरे से बनाया गया। इसके आधारशिला 22 मार्च 1955 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी। इस दौरान जंक्शन पर 108 ट्रेनों की आवाजाही के दोनों ओर से होती थी। इस नए भवन के आर्किटेक्ट नारीमन श्राफ थे। उन्होंने ही दिल्ली संगम नगरी प्रयागराज असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक दशहरा उत्सव शुक्रवार को धूमधाम से मनाया गया। शहर में रावण के पुतले जलाए गए। रावण का पुतला जलाने से पहले महंत बाबा हाथीराम पजावा रामलीला कमेटी के प्रांगण में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम व भाई लक्ष्मण की आरती उतारी और विजयदशमी के पावन पर्व पर देश प्रदेश वासियों को अपना संबोधन किया। कोरोना गाइडलाइन के तहत भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी की भव्य झांकी भक्तों को दर्शनार्थ लीला स्थल पर शोभा बढ़ाई। पजावा रामलीला मैदान में रावण वध के प्रसंग का मंच भी हुआ। विजयदशमी पर्व को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह दिखा। शाम को रामलीला और रावण दहन देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी। पजावा रामलीला कमेटी की ओर से इस बार 40 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन रामलीला परिसर में किया गया। कोविड के कारण इस बार ककराह घाट पुतला दहन नहीं किया गया। वहीं भगवान श्री राम ने अपने तीर चलाकर रावण का वध किया, जिसके बाद रावण दहन हुआ और लोगों में देखने का उत्साह मैदान में इकट्ठा भक्तों में दिखा। कोरोना खत्म हो गया, भगवान की कृपा से खत्म हो रहा है, लेकिन सतर्क रहना। पावन पर्व पर मैं सभी अपने प्रयागवासियों को, प्रदेशवासियों को, सभी राम भक्तों को, सारे अपने देशवासियों को, दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्तों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरा सौभाग्य रहा कि आज मुझे पजावा के भी रामलीला कमेटी के भगवान राम के, लक्ष्मण जी के और माता सीता के, हनुमान जी के दर्शन पूजन करने का अवसर मिला। और आज कटरा रामलीला कमेटी में भी मुझे जाकर के इसी प्रकार का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं आशा करता हूं कि यह जो राम भक्ति की शक्ति है ये कायम रहेगी, तो हाँ, राम भक्ति की शक्ति से हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा और हमारे राष्ट्र का, हमारे राज्य का भविष्य भी मजबूत होगा। संगम नगरी प्रयागराज में जहां शहर दक्षिणी के विधायक व उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जहां भंडारे में पूड़ी और सब्जी मंत्री नंदी की ओर से बांटी गई, तो मंत्री नंदी ने खुद खड़े होकर अपने हाथों से भक्तों को विजयदशमी के पर्व पर पूड़ी सब्जी भंडारा करते हुए वितरण किया। तो वहीं लोगों ने मंत्री नंदी के हाथ से प्रसाद को ग्रहण किया।
जा बेटा। हाँ बाद में दे देंगे, अभी इसको खाओ इधर आके और दे देंगे। अब आगे आ जाओ, 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 ले लीजिए ना भैया। संगम नगरी प्रयागराज में प्रशासन द्वारा सख्त आदेश दिया गया था कि किसी भी मूर्ति का विसर्जन नदियों में नहीं किया जाएगा और उसके लिए अंधावा पास तालाब खुदवा कर इंतज़ाम विसर्जन के लिए कराया गया था, जिसके बावजूद लोगों ने कानून और प्रशासन के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए गऊ घाट स्थित यमुना नदी में देवी प्रतिमा का विसर्जन किया। नाव पर अधिक लोग संख्या में भी सवार थे। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है और जिम्मेदारों को भी इसकी परवाह नहीं थी। ना ही कोई यहाँ ड्यूटी पर था, ना ही कोई रोकने वाला था, ना टोकने वाला था। खुलेआम कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाते हुए यहाँ पर मूर्ति का विसर्जन यमुना नदी में पुराने पुल के नीचे किया गया। संगम नगरी प्रयागराज में अक्सर अपने रेस्क्यू को लेकर चर्चा में रहने वाले सर्प मित्र अंकित टार्जन ने एक बार फिर एक अच्छा रेस्क्यू किया है। जहां मिंटो रोड पर काफ़ी लोगों की भीड़ जमा होने पर लगी थी, तभी भीड़ में से प्रियांशु नाम के व्यक्ति का अंकित टार्जन पास कॉल आया और घटना के बारे में बताया। 10 मिनट में वहां पहुंचे अपने दोस्त आशीष के साथ। अजगर पेड़ के ऊपर जाकर बैठा था। ये रेस्क्यू बहुत ही रोमांचक रहा अंकित टार्जन के लिए। सांप ने कई बार बाइट करने की कोशिश की तो कभी आधे घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद सांप को सुरक्षित पेड़ से पकड़ लिया। तभी वहां उपस्थित लोगों ने ताली बजाकर अंकित टार्जन का अभिनंदन किया और अंकित टार्जन ने सांप को जंगल में ले जाकर सुरक्षित छोड़ दिया। ये अजगर सांप करीब 10 मीटर लंबा बताया जा रहा है। फ़ोन आया मिंटू पारा के सामने लाल कोठी से, जो कि वहाँ के पब्लिक लोगों ने मुझे कॉल किया था और मैं जब वहाँ पहुँचा तो पेड़ के ऊपर काफ़ी ऊपर की ओर एक 10 फीट का अजगर, जो कि काफ़ी बड़ा अजगर था, और मैंने उसका रेस्क्यू किया। अब मैं उसे यहाँ से पुलिस पे रिलीज़ करने आया हूँ दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका रिलीज़ कैसे होता है। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गया इंडियन रॉक पाइथन। ओके फ्रेंड्स, देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।